और मेरा नाम सारा है। अच्छा, सारा आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, 4 साल का, एक 2 साल का। शादी को 6 साल हो गए। अच्छा, सारा आप कितना पढ़ी लिखी हैं? डॉक्टर मैं घर पे ही होती हूँ और एमएससी किया हुआ। अच्छा, अच्छा। हाँ। सारा, मुझे आपका तहरीरनामा मिला है जिसके मुताबिक आप जो है हमारे पास इसलिए आई हैं क्योंकि आप जो है बच्चे बंद करवाना चाहती हैं। क्या ये जी। बात दुरुस्त है? जी, जी डॉक्टर। अच्छा, सारा, मैं ये जानना चाहूँगी कि अब सबसे पहले मैं आपसे ना कुछ सवालात करना चाहूँगी क्योंकि हम पहली दफ़ा मिल रहे हैं। उसके बाद मैं आपको डिफरेंट तरीके बताऊँगी कि बच्चे बंद करने के अलावा और भी कौन-से तरीके हो सकते हैं और बच्चे बंद करने के क्या फ़ायदे नुकसानात हैं, और उसके बाद हम आपके लिए एक लाए अमल तैयार करेंगे। ठीक है सारा? जी डॉक्टर, जी। ओके सारा। सारा, जैसे कि आप बच्चे बंद करवाना चाहती हैं, तो क्या मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वजह है इसकी? आपने ये क्यों मेथड चूज़ किया है? डॉक्टर असल में मैं गोलियाँ ले रही हूँ, गोलियाँ लेने से मेरा वज़न बढ़ रहा है। तो अभी जो है ना वज़न हुँ, पहले हुँ। 67 था, 75 हो गया। 6 महीने हो गए हैं लेते हुए ना। अभी मैं गोलियाँ छोड़ना चाह रही हूँ और अभी हमें और बच्चे चाहिए भी नहीं। अच्छा, 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 अच्छा। सारा, आपके कितने, आपने बताया 2 बच्चे हैं, तो ये किस तरह से हुए? नॉर्मल हुए? कुछ आप इसके नॉर्मल। बारे में बताना चाहेंगी? जी, जी, बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हुए हैं, हमल में भी कोई मसला नहीं था और बाद में भी कोई मसला नहीं था। बाद में भी कोई मसला नहीं हो। आखिरी बच्चे की उम्र क्या है आपकी? आखिरी बच्चे की उम्र है 2 साल। पेज अच्छा, और 291। आपने मुझे बताया कि पेज जी, जी। 291 पे आपने मुझे जी। बताया कि आगे आप बच्चे नहीं लेना चाहती हैं। जी, जी डॉक्टर। जी। अच्छा, 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 सही है। अच्छा सारा, आप ये बताएँ कि आपको आखिरी दफ़ा माहवारी कब आई थी? 3 हफ्ते पहले। 3 हफ्ते पहले आई थी। अच्छा सारा, आपकी माहवारी रेगुलर आती है? जी, जी डॉक्टर रेगुलर। कोई मसला-मसाइल तो नहीं होता? नहीं डॉक्टर। अच्छा, सारा, आपने मुझे बताया कि आप गोलियाँ ले रही हैं, तो वो जी। कब से आप ले रही हैं? 6 महीने और से। उसके साथ आप 6 महीने 3 से। महीने से ले रही हैं, ठीक है। और 6 महीने से ले रही हैं और उसके साथ आपको ये मसला है कि आपको ऐसा लगता है कि वज़न बढ़ रहा है। जी, जी, जी। ठीक है। अच्छा, आपने बच्चेदानी के मुँह के नीचे से जो टेस्ट करवाते हैं वो करवाया है? हाँ, वो ठीक है वो डॉक्टर। करवाती हैं आप? जी, जी, वो ठीक। ठीक है, अच्छा सही है। आप ये बताएँ कि आपको इसके अलावा कोई शुगर, ब्लड प्रेशर या जो है पाँव वग़ैरह में लोथड़े जमने की कभी कोई बीमारी तो नहीं हुई? नहीं, नहीं डॉक्टर। अ, अच्छा, और कोई और ऑपरेशन जो आपका पहले हुआ हो? नहीं डॉक्टर, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। खानदान, जी, जी, जी। खानदान में कोई मसला-मसाइल इस तरह का हो, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, लोथड़े जमने पाँव, हाथ में, या अस्थमा होना? नहीं। किसी दवाई से आपको एलर्जी तो नहीं है? हाँ डॉक्टर, मैं जो अंडे की सफ़ेदी है उससे एलर्जी है। अच्छा, उससे आपको क्या होता है? डॉक्टर एलर्जी हो जाती है, ख़ारिश हो जाती है और दाने निकल आते हैं। अ, अच्छा, 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 मैं ये आपकी फ़ाइल में लिख लेती हूँ। अच्छा सारा, आप ये बताएँ कि आप कोई तम्बाकू नोशी वग़ैरह तो नहीं करती हैं? नहीं। माज़रत के साथ, नहीं करती हैं। अच्छा, घर में आपकी सपोर्ट कैसी है? हाँ डॉक्टर, कभी-कभी सिगरेट 5 से 10 मैं पी लेती हूँ, सपोर्ट अच्छी है। सपोर्ट अच्छी, अच्छा सारा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये आपकी पर्सनल चॉइस है, मगर जो है सिगरेट स्मोकिंग सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। हुँ। ठीक है? अगर आप कहेंगी तो मैं आपको एक सपोर्ट ग्रुप से कनेक्ट कर दूँगी, जो सिगरेट नोशी छुड़वाने में आपका साथ देंगे। ठीक है सारा? जी डॉक्टर। अच्छा सारा, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी नेगेटिव। ओके, ओके। सारा, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने जो सारी जो है मुझे मालूमात दी। अच्छा, सारा, आपको कभी गंदा पानी वग़ैरह तो नहीं पड़ता नीचे से? नहीं। कभी भी नहीं पड़ता। हुँ। अच्छा, और शौहर से मिलने में कोई माज़रत के साथ ये सवाल कर रही हूँ कि कोई मसला तो नहीं होता? दर्द नहीं, होना, गंदा पानी पड़ना या नहीं, खून आना? नहीं।
अच्छा सारा, मैं अब आपका एग्जामिनेशन करना चाहती हूँ अपनी नर्स की मौजूदगी में। मैं आपका बीपी, पल्स, टेम्परेचर और सांस की रफ्तार देखूंगी। उसके बाद आपकी आंखों का मुआयना करके कोई खून की कमी है तो वो देखूंगी। डॉक्टर फायजा, अब तो इंग्लिश में हो जाएगा ना नहीं, उर्दू में ही, एग्जामिनेशन? मरीज के साथ उर्दू में ही। अच्छा, और उसके अलावा मैं आपका गिल्लड़ देख के उसके अगर कोई मसला होगा वो देखूंगी, और आपके पेट में अगर कोई दर्द होगा उसको चेक करूंगी, और अगर कोई गंदा पानी पड़ रहा होगा तो आपका स्पेक्युलम से एग्जामिनेशन करूंगी। जी ठीक है सारा। जी। और एक एग्जामिनेशन होता है जिसको बायोमैनुअल कहते हैं, जिससे हम बच्चादानी को देखते हैं कि उसका क्या, वो भी करूंगी। ठीक है सारा। जी अच्छा सारा, अब आपके ना जैसे कि आप चाहती हैं कि आप जो है बच्चादानी, वो आप जो है ट्यूब वाला जो फायदे नुकसान होते हैं, ठीक है। फायदे नुकसान ये होते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये 100% मेथड है, लेकिन कभी कभार जो है इसमें ये भी चांसेस होते हैं कि कभी कभार ट्यूब्स में हमल भी हो सकता है। उसके अलावा ये इसमें आपको ये नहीं देखना होगा कि आपको कोई गोली लेनी है, यानी कि ये, और उसके अलावा लेकिन इसके नुकसान ये होते हैं कि ये एक ऐसा तरीका है कि अगर आप एक दफा ट्यूबें बंद करवा दें तो उसके बाद आपकी ट्यूबें बहुत कम चांसेस हैं कि हम खोल सके। आपको फ्यूचर में अगर कभी बच्चों के आपका ख्याल बदले और आप बच्चे चाहें तो आपको बच्चे नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो ये इसके नुकसान है। उसके अलावा इस ट्यूब बंद करवाने के अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं सारा, जिस तरह के हम एक अंदर एक छल्ला रख देते हैं जो 8 साल जिसकी मुद्दत 8 साल के लिए वो आपको जो है कंट्रासेप्शन देता है, और उस छल्ले का ये फायदा है कि वो 99% जो है इफेक्टिव होता है सारा। ठीक है, और जो है और आपको 8 साल तक ना आपको कोई गोलियां लेनी होगी, ना आपको इस चीज का ख्याल रखना होगा, बस आपको उस थ्रेड का ख्याल रखना होगा। और बस और उसके नुकसान ये हैं कि कभी कभी जो है वो गिर भी सकता है, बच्चादानी में ऊपर चढ़ भी सकता है। ठीक है, लेकिन वो बहुत रिलायबल तरीका होता है। ठीक है सारा, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करें, मैं आपको सारे तरीके बता रही हूँ और बाद में आपकी मर्जी है। तीसरा तरीका ये हो सकता है सारा कि हाथ में जो है एक हम ट्यूब रखते हैं जिसको इम्प्लांट कहते हैं। ठीक है सारा, आप मेरी बात समझ रही हैं? जी जी, समझ रही हूँ डॉक्टर। सारा, उस ट्यूब का नाम नेक्सप्लेनॉन होता है, और वो 3 साल के अरसे के लिए वक्फा देता है। इसका ये फायदा होता है कि ये भी 99% इफेक्टिव होता है, और ये जो है बस बहुत अच्छा जो है मंसूबा बंदी का तरीका है, और आपको जब भी बच्चे चाहिए होंगे तो हम इसको निकाल सकते हैं और आपको दोबारा हमल हो सकता है। और लेकिन इसके कुछ नुकसानात हैं कि इससे पीरियड्स जो है इरेगुलर हो जाते हैं, चेहरे पे जो है दाने वगैरह निकल सकते हैं, कभी कभार सर में दर्द हो सकता है। ठीक है सारा, अगर आपको लाइफ में कभी भी बच्चे चाहिए हो और आपका ये जो है डिसीजन चेंज हो और आपके बच्चे बंद हुए में हो तो आप बच्चे नहीं पैदा कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है ना। मैंने आपको 3, जैसे कि आप गोलियां पहले से खा रही हैं और गोलियां आप नहीं खाना चाहती हैं, इस वजह से मैं आपको गोलियों वाला तरीका नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये 3 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं आप इसके बारे में सोचें। मैं आपको किताबचा दे रही हूँ, ठीक है, किताबचा दे रही हूँ, आप इसके बारे में पढ़ें, अपने हस्बैंड से मशवरा करें और आप हमारे पास दोबारा आ जाएं। वेरी गुड। और आप जो ठीक है आपका तरीका वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर ताकिंदा बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। अच्छा, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं हिस्ट्री पे, बस वो आपने कंट्रासेप्शन के जो वो है ना कॉन्ट्राइंडिकेशंस वो सारी रूल आउट कर ली हैं, तो वो स्पेसिफिकली जो COCP यानी हार्मोन्स की हैं वो भी कर लें, और इन्फेक्शन के लिहाज से PID डिस्चार्ज, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ हुआ, प्रीवियस कॉन्ट्रासेप्शन, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ठीक हो गया। इसके अलावा मिग्रेन और लीवर डिजीज़
एनी क्रॉनिक इलनेस, जो भी हार्मोन्स की कॉन्ट्रासेप्शन हैं वो सारी आप पूछेंगे। सीए ब्रेस्ट डीवीटी वो आपने पूछी, वेरी गुड, वेल डन। फिर उसके बाद अच्छा एक क्वेश्चन मिस हो गया कि आप क्यों चाहती हैं बच्चे बंद करना परमानेंट, ये ज़रूर पूछें। फाइनेंशियल इशू है या जो भी है, ज़रा ताकि डिग आउट करें कि आप चाह क्यों रही हैं, कहीं उसके ऊपर हस्बैंड का प्रेशर तो नहीं है, ठीक है, ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा बाकी यही है कि एलएमपी पूछी आपने, डिस्चार्ज, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग पूछी, ठीक है, और कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ आपने सारी इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सीए ओवरी की हिस्ट्री भी ज़रूर ले लें, सीए ब्रेस्ट की, और कोई और अदर सीए इन द फैमिली एंड इन द पेशेंट, ठीक हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको ये कहेंगे कि सारा आप क्यों करवाना चाहती हैं, उसका वेट पे भी आपने नज़र रखनी है कि बीएमआई कितना है, ताकि हम उसको अगर हम डंपा बता रहे हैं तो उसके लिहाज से उसकी डोज और उसकी ड्यूरेशन बताएं, ठीक हो गया। अभी मैं अच्छा एग्जामिनेशन इतनी डिटेल से मत बताएं, बस ये कहें कि मैं आपका कद, वज़न का तनासुब, ब्लड प्रेशर और नब्ज़ की डेट्स, अगर ज़रूरत पड़ी तो नीचे से देखूंगी। ये 5 मिनट का एग्जामिनेशन आपने टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है, बस, क्योंकि मरीज़ को बाय मैनुअल बताना, ये बताना, ये मरीज़ को क्या पता। जो आपका फोकस है इस टाइम सिर्फ यही है कि नीचे से देखूंगी कहीं गंदा पानी तो नहीं आ रहा, डेट्स ऑल। तो अभी ये है कि अभी आपने उसको बताना है कि सारा, जैसा कि आपसे मालूमात ली, आप परमानेंट बच्चे बंद करना चाहती हैं, मैं पूछ सकती हूँ आप क्यों चाहती हैं, आपने रीज़न बताई कि आप इस वजह से चाहती हैं, या फाइनेंशियल इशू है, या आपके हस्बैंड चाहते हैं, तो सारा इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसानात हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, और आपको कोई और कंट्रासेप्टिव मेथड्स भी बताऊँगी, ठीक है, कि आप चाहेंगी कि मैं आगे चलूँ, इससे बार बार आपने पूछ लेना। फिर स्टरलाइजेशन का आपने बता दिया, एसोसिएटेड रिस्क बताएं उससे कि एक बड़ा, हम जब इसको बच्चे बंद करते हैं तो हम ज़्यादातर माहवारी के दौरान करते हैं, और इसमें नशा देना पड़ता है, कैमरे की मदद से बंद करते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन। कुछ आपको, हाँ, तो ऑपरेशन के दौरान कुछ नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा, उसको एग वाइट से एलर्जी थी, तो आपने कहना है ठीक है, मैं आपके नोट्स में लिख रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इसकी वजह से आपको कुछ नशे की दवाइयाँ ना लगें, इसको प्रोपोफोल कॉशंस के साथ देना होगा, ठीक है। तो आपने प्रोपोफोल का नाम नहीं लेना मरीज़ के आगे, कि हो सकता है नशे के लिए, एनेस्थीसिया के लिए जो दवाई दें उसमें एहतियात करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। अच्छा फिर आपने उसको बता दिए रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ द उसके स्टरलाइजेशन के, कैमरे की मदद से होगा, बेहोशी देनी पड़ेगी, माहवारी के दौरान बेहतर होता है, और अगर माहवारी के दौरान नहीं हुआ तो उससे पहले हम आपका प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, पूरा आप कर दें, और इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, हम क्लिप्स की मदद से करते हैं, ट्यूब्स बाजू का टाई कर देते हैं और काट देते हैं, ठीक है, लेकिन जो क्लिप की मदद से करते हैं उसका जो है रिवर्सल अच्छा होता है, ठीक हो गया, और बाकियों का जो रिवर्सल है वो बैड होता है, सक्सेस रेट ज़्यादा होती है। ये आपने बताया, नाम ज़्यादा नहीं लेने, मेडिकल टर्मिनोलॉजी पेशेंट से नहीं बोलनी। फिर इसके बाद ये है कि अगर आप ये वाला तरीका करवाती हैं तो जो आप मेथड यूज़ कर रही हैं ये कॉन्ट्रासेप्शन का, ये अभी तक जारी रखेंगी आप जब तक आपको पीरियड्स नहीं आ जाते, बीटीएल के बाद, पीटीएल के बाद पीरियड्स जब तक नहीं आ जाते आप गोलियां जारी रखेंगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक हो क्या। अब आ जाएं आप बाकी मेथड्स के, ये एक परमानेंट मेथड है, इसमें रिग्रेट रेट ज़्यादा होता है, आपकी उम्र अभी कम है, 32 साल है, हो सकता है आपका दोबारा वो बच्चे करने की ख्वाहिश हो जाए, तो इसमें जो इसके बच्चे होने के जो तनासुब है वो 200 में से एक को, यानी कि सक्सेस रेट इसका, यानी कि बाद में इसका रिवर्सल का सक्सेस रेट बहुत कम है, ठीक है। अब आप इसको बाकी बता दें कि और तरीके हैं जो कि लॉन्ग एक्टिंग। अच्छा वेजेक्टमी का आपने बताया कि आप अपने शोहर के नस भी बंद करवा सकती हैं, ठीक है, ये एक आसान तरीका है, और इसको सुन करके लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, और इसका कामयाबी का तनासुब बहुत ज़्यादा है, इसका फेलियर रेट बहुत कम है, 2000 में से एक फेल होता है, लेकिन इसके बाद हम बार बार बच्चे 3 महीने तक उसके पानी का टेस्ट करेंगे, कि जब तक उसके पानी के टेस्ट में स्पर्म्स यानी कि वो नेगेटिव नहीं हो जाते, आपने कंट्रासेप्शन यूज़ करनी होगी। एक ये तरीका है। फिर आप इम्प्लेनॉन का बता दिया, उसका फेलियर रेट, उसके फ़ायदे यही हैं कि ये आप रिवर्सल भी हो सकता है, इसको फ़ौरन निकालो हमल हो सकता है, ठीक है, रखना आसान है, हाथ में रखना होता है, आप दर्द नहीं, आपको गोलियों की वो नहीं होगी कि रोज़ याद रखना पड़े, ठीक है। लेकिन इसका जो नुकसान है वो हार्मोनल्स आप बता दें, बड़ा टेंडरनेस हो सकती है, आपको इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है जो वक्तन होगी,
वक्ती होगी जो बाद में ठीक हो जाए। लीवोनॉर्जेस्ट्रेल का भी इसी तरह बताएं, ठीक है। जो भी चीज़ बता रही हैं उसके पहले फ़ायदे बताएं फिर नुकसान बताएं, ठीक है। और फेलियर रेट, ये तीनों चीज़ें। लीवोनॉर्जेस्ट्रेल महंगा है, 5 साल तक रखा जाता है, कुछ 10 साल के लिए पेट में सूजन हो सकती है। नहीं, लीवोनॉर्जेस्ट्रेल ना बोलें, छल्ला बोलें, जो कि हार्मोन्स वाला भी होता है, बगैर हार्मोन्स वाला महंगा तरीका है। इसके लिए आपको अंदर से रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हार्मोन वाला रखते हैं तो उसके से पेट में सूजन हो सकती है, माहवारी कम आ सकती है, माहवारी की बेतरतीबी भी हो सकती है। फ़ायदा ये है कि जब मर्ज़ी निकलवा लें तो आपको हमल हो सकता है, ठीक हो गया। और जो भी इसके छल्ले का भी ठीक आप है। डिटेल से इसी तरह बताएंगी। हाँ, बीटीएल का एक फ़ायदा ये भी बताना है कि ये जो आप बंद करा रही हैं इसके फ़ायदा ये है कि इससे आपको ओवेरियन कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा। उसकी फैमिली हिस्ट्री में इसलिए इम्पोर्टेंट है ओवेरियन कैंसर का होना। अगर वो कहती है कि फैमिली हिस्ट्री है तो फिर आप इसको प्रेफर करेंगे बीटीएल को। ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है या कोई भी उसको ऐसे लिंच सिंड्रोम से रिलेटेड सी ये है, यानी आंतों का फैमिली में, ब्रेस्ट का या ओवरी का या फिर यूट्रस की एंडोमेट्रियम का, देन यू विल प्रेफर बीटीएल। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अगर डॉक्टर फायजा, ये जो पॉइंट था जो मैंने नहीं बताया है तो सेफ्टी पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्शन यूज करते रहना है जब तक। हाँ, ये ज़रूरी है, ये ना ही बताएंगे तो ये फेल हो जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं गर्ल्स, अब नेक्स्ट सिनेरियो करें या फिर हम IUGR रिवाइज कर लें? बाकी लोग भी बता दें सारे चैट बॉक्स में। हम ये कुंजे के नेक्स्ट सिनेरियो करें या फिर FGR रिवाइज करें? Patient 33-year-old primary gravida at 33 weeks with decreased fundal height. Start please. डॉक्टर इसको स्ट्रक्चर डिस्कशन की तरह Structure करना है। discussion, yes. Okay, so first of all, after mutual introduction, I will take the missing biodata of the patient, in which I will ask for the name, education, merits and status of the patient, and afterward I will inquire about the gravida and parity of the patient, and will inquire about the LMP, whether she is sure of date or not, and after that I will inquire from the patient that whether it is spontaneous conception or she has taken any kind of the treatment, and whether she is taking folic acid or not. In the first trimester, I will also inquire about any down screening done or not, any history of torch infection, any significant bleeding in the first and second trimester, and afterward I will inquire about her current status, any kind of the complication or any kind of the presenting complaint, and then I will inquire about a previous ops history, in which I will inquire about previous SMAL for the gestational age Primary or previous. gravida, Dr. Ikra, this is primary gravida. Okay, sorry, Sorry, doctor. no. Then I will inquire from the patient about any medical history of concern, in which I will ask for the any chronic kidney disease, any hypertension, any complex cardiac disease, or any SLE, and will inquire about history of any kind of anomaly scan she has undergone, whether she know about any anomaly scan or any finding on the anomaly scan, and then will take the surgical history, most probably the history of the gastric bypass surgery, and personal history, in which I will ask for the smoking, drug misuse, and what about her weight in the pre-pregnancy and right now. Is there any history of the weight loss? And I will also take the BMI of the patient. डॉक्टर कंटिन्यू करूं उसको या फाइंडिंग देंगे आप? आपने हिस्ट्री कंप्लीट हो गई आपकी? जी डॉक्टर. सो व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? Doctor, my differential diagnosis first will be mistaken dates, can be mistaken dates, can be small for the gestational age, can be oligohydramnios and IUGR. IUGR का वर्ड आप मत बोलें, न्यू गाइडलाइन में FGR. FGR, yes. Okay, so it is mistaken date, anomalous baby, oligohydramnios due to prom, or any anomalous lie, abnormal lie, SGA and FGR. SGA and FGR. What is SGA? SGA is the baby who is
genetically not small for the gestation, but these are the baby that are constitutionally small. नहीं डॉक्टर, नहीं, नई गाइडलाइंस के मुताबिक अभी पेन कॉपी निकालें, बाकी लोग भी लिखें कि SGA इज़ द बेबी हुज साइज इज़ लेस देन 10 सेंटाइल, दिस इज़ कॉल्ड SGA. ओके, FGR is the baby whose size is also less than 10 centile with abnormal Doppler Doppler. abnormalities and बस। or can be less than third centile. तो ये आप डिफरेंस याद रखें. व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज? व्हाट इज The baby which is between the 10th centile and 90th centile. वेरी गुड, ज़बरदस्त, ठीक हो गया. सो योर पेशेंट हैज़ ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव. ही हैज़ कंप्लेंट शी हैज़ कंप्लेंट ऑफ रेज ब्लड प्रेशर फॉर 2 weeks. देयर इज हिस्ट्री ऑफ कज़न मैरिज. पॉइंट्स लिखते रहें बाकी लोग भी. नो हिस्ट्री ऑफ रेज ब्लड प्रेशर 2 weeks before 2 weeks. Okay, her menses were irregular. She is hypothyroid, known case of hypothyroid. Okay, diagnosed at 8 weeks of pregnancy, taking levothyroxine. Okay, and ये मैं सिर्फ पॉजिटिव फाइंडिंग बता रही हूँ आपको. That's all. दोबारा बताऊँ? ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, कज़न मैरिज. ओके, एंड शी इज़ श्योर ऑफ डेट. इरेगुलर साइकिल्स थे, नॉन केस ऑफ हाइपोथायराइड ऑन लीवोथायरोक्सिन. जी, शी इज़ टेकिंग एस्प्रिन एंड लीवोथायरोक्सिन आल्सो. जी, कंटिन्यू प्लीज. डॉक्टर इसको क्या मैनेज करना है? पहले तो एग्जामिनेशन मतलब हम लोग परफॉर्म करेंगे ना. एग्जामिनेशन तो जिसमें करें. आपने एग्जामिनेशन तो करें ना. Then madam, I will do the general physical examination of the patient, in which I will calculate the BMI of the patient and record the BP, pulse, temperature, respiratory rate, and look for thyroid examination and pylornis, and then do her abdominal examination, in which I will look for the height of the fundus, lie, pelvic presentation, fetal heart sound, and any uterine contraction. वैसे तो नहीं है complain इसको पर. Okay. On examination, thyroid is not enlarged, pedal edema is not present, okay, and fundal height is of 29 plus 3 weeks, centimeter, okay. Estimated fetal weights 1.2 kg. Like डॉक्टर फंडल रिपीट कर देंगी? Fundal height is 29 plus 6 at 33 weeks है आपका patient, and estimated fetal weights looks to be around 1.2 kg, and Liker seems to be educate. What else you examination have done? Now move to the investigation. So madam, I want baseline investigation in Dr. which Dr. blood Ikra, what is your provisional diagnosis on the base of history? doctor, she is having FGR due to hypertension, as well as she has a known case of hypothyroidism. Anyone else? Anyone please tell me the diagnosis? दिस इज़ FGR. दिस इज़ नॉट FGR. FGR जब तक आपके पास डॉपलर नहीं आएगा आप नहीं कह सकते. ऑन द बेस ऑफ फेंडल हाइट यू विल से ओनली SGA और सस्पेक्टेड FGR. ठीक है, सस्पेक्टेड FGR तो कह सकते हैं, बट SGA बेबी विद रेज्ड ब्लड प्रेशर. अभी मैंने आपको BP भी रेज बताया, 2 वीक से उससे आपने लिफ्ट नहीं कराई, एंड नॉन केस ऑफ एंड हाइपोथायराइड पेशेंट. ओके, so your patient diagnosis is my patient primary gravida name, this is this 30-year-old at 33 weeks according to her last menstrual period and she is sure of date. ये ज़रूर बोलना है समरी में IUGR की. with decreased fundal height, with raised blood pressure for 2 weeks and decreased fundal height. Okay, and she is a known case of hypothyroidism on taking levothyroxine. ठीक है, एंड सस्पेक्ट शी इज़ SGA. ठीक है, सो दिस वाज द समरी. नो प्रोसीड. लैब्स की तरफ आ जाए.
Madam, as I already know अच्छा blood एक group मिनट, and तो आपने ना उसकी हिस्ट्री I have to decide for the surveillance with umbilical artery नहीं Doppler and computerized CT. नहीं नहीं ये भी डिसाइड होगा, बट वाई यू आर आस्किंग फॉर मिडल सेरिब्रल आर्टरी जब अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर इज नॉर्मल, बिकॉज ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट कैन अकर बिफोर द चेंजेस इन अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर. So if there is brain sparing effect, I will increase the surveillance of the fetus by umbilical artery Doppler. समझ आ गई? तो आप इसलिए मांग रहे हैं जी. अजान हो जाए बाकी फिर करते हैं. And I will complete her workup. What is the Will diagnosis? the diagnosis is she is having hypertension along with hypothyroidism as well as Hypertension? fetal growth restriction. No doctor, this is FGR due to. अब आगे बोलें. She is having FGR due to raised BP, hypothyroidism, as well as abnormality on her anomaly scan. सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी बोले ना. अच्छा, सिंगल umbilical artery. FGR ड्यू टू सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, हाइपोथायराइडिज्म, और आप ये देखें PIH बोलें या प्री एक्लैम्शिया बोलें. रेज बीपी अगर आपके पास नहीं, अगर डायग्नोज हो गया कि उसका प्रोटीन कम है या आई हुई है तो PIH, अदरवाइज प्रोटीन नहीं आई हुई तो PIH, अदरवाइज प्री. और ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री में भी पूछें कि पहले तो नहीं था, ताकि क्रोनिक हाइपरटेंशन ना हो. ठीक है. प्लस एक और चीज़ मैंने दी थी UTI. जी अब मैंने पेशेंट. So first of all, I will explain the diagnosis to the patient. Will complete her workup in the form of her thyroid profile and give the antibiotic cover for the UTI. And I will monitor her for her BP control and for the control of her hypothyroidism. Will keep the patient under monitoring for these problems, as well as will monitor for the FGR with the estimated fetal weight 2 weekly and Doppler weekly. Which Doppler? पूरा बोलें, पूरा बोलें. Umbilical artery Doppler weekly. पूरा बोलें. ठीक है. If everything goes well and there is no any obstetrical complication, then I will deliver this patient at 37 weeks after steroid cover. डॉक्टर ओनली PI पे आप 37 वीक्स. ओके गुड. आगे. And afterward I will also discuss the contraceptive methods with the patient, and I will ask her to have to breastfeed her baby. Doctor, and then after discharging her after optimizing her. Doctor, your patient has absent and diastolic flow at 34 weeks. What will you do? If she is having absent diastolic flow at 34 weeks, then after steroid cover, I will deliver her with the cesarean section. Okay. At 34 weeks. Okay. Or if it is at 33 weeks with absent or reverse? Absent or reverse at 33 weeks. For the reverse, I will deliver her at 33 weeks with the cesarean section, and for the absent I will डॉक्टर इसको तो फिर फॉलो अप करूंगी ना 1 वीक तक, फिर इसको स्टेरॉइड देके वो डिलीवर करवा देंगे 34 वीक पे. absent and reverse at डॉक्टर absent reverse at 33 weeks will be delivered then and there with the cesarean section after giving steroid cover. पर इसके लिए तो steroid cover के लिए भी वेट नहीं करते ना रिवर्स में. तो रिवर्स में आप 32 पे डिलीवर कर देना. ठीक है. वेरी गुड. इफ इट इज एट 28 वीक्स, consider your patient is at 28 weeks, she has absent and so if she is at 28 weeks, then I will keep her monitoring with the computerized CTG and the ductus venosus on weekly basis. Well done. When will you deliver? Depending if she is not having any abnormality on ductus venosus or the computerized CTG, then for the reverse for the absent I will deliver at 34 weeks, and for the reverse I will deliver at 32 weeks. Well done. Well done. Well done. Very good, doctor. Very good. Okay. Now coming to your patient. Okay. Manage postnatal management.
On the postnatal management, I will give her option for the contraception, and I will ask her to have the exclusive breastfeeding, and will ask her to have follow-up at 2 weeks for her BP control and for the symptom of hypothyroidism. So, doctor, will you examine the placenta, send for histopathology? Yes, doctor, ये भी placenta को भेजना था This is histopathology. very important. This is very important. Yes, doctor. And what else? Examination of the baby for cardiac and neurological and renal abnormalities. Thyroid function test of the cord. देखिए कितने सारे मसले थे ना, जब ज़्यादा मसले होते हैं तो एक एक लाइन बोलनी होती है. सो मैनेजमेंट आई एम टेलिंग यू, थैंक यू बेटा, पंखा चला. आई एम टेलिंग यू द मैनेजमेंट, यूर पेशेंट इज. अच्छा, आप अगर इसको लेट ऑनसेट या अर्ली ऑनसेट बताएंगे ना तो वो बड़े खुश होंगे. नहीं सोने दो. डॉक्टर ये तो लेट ऑनसेट होगा ना, जी, जी. 32 वीक्स के बाद. सो आप म्यूट करें, मैं आपको थोड़ी सी मैनेजमेंट बता दूं. सो मैडम, आई विल एडमिट माय पेशेंट एंड माय पेशेंट इज़ अ केस ऑफ लेट ऑनसेट FGR. ठीक है, ड्यू टू सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, hypothyroidism and PIH. Okay, and she is also having UTI. So I will counsel the couple that she is having a very high risk pregnancy. Okay, I will admit. पहले एडमिट वाला वर्ड बोल लें. एडमिट द पेशेंट फॉर फीटो मैटरनल सर्विलियंस एंड फर्दर वर्कअप. ओके, देन आई विल काउंसल द पेशेंट. अब आप काउंसलिंग में क्या बताएंगे? देयर इज़ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ cardiac and neurological abnormalities in her baby. Okay, increase risk of stillbirth, GIT abnormalities. और अब चूँकि PIH भी है, increase risk of fits during pregnancy. ठीक हो गया. So I will monitor her blood pressure, ठीक है, 4 hourly in the ward, and adjust her antihypertensive according to it. I will send her fresh thyroid function test to adjust the dose of thyroxine. I will give her fetal kick count chart. Fetal kick count chart normally 10 movements, more than 10 per 12 hours होनी चाहिए. I will give him her steroid cover. Steroid cover भी हम इसको दे देंगे. I will treat her UTI by antibiotic. E. coli आया है तो नाइट्रोफिरोंटाइन देंगे. क्या देंगे इस पेशेंट को? यस, ठीक है, वो आपने दे दी. अब आप आ जाएं FGR की तरफ. सो आई विल मॉनिटर एस्टिमेटेड फीटल वेट 2 वीकली, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर वीकली. ठीक हो गया. एंड डिलीवर माय पेशेंट एट 37 वीक्स इफ़ ओनली PI इज़ रेस्ड. ठीक है, बाय ओनली PI पे आप इंडक्शन कर सकते हैं. ओनली PI इज़ रेस्ड यू कैन गो फॉर इंडक्शन, बट दिस इज़ अ हाई रिस्क पेशेंट, सो आप इसका नाम ना लें क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है. ठीक है, तो आई विल डिलीवर माई पेशेंट एट 37 वीक्स. आई एग्जामिन द प्लेसेंटा फॉर अपीयरेंस, फॉर साइज, फॉर वेट, फॉर इन्फाक्ट्स एंड कैल्सिफिकेशन. ये आपने देखना है. उसके बाद सेंड द प्लेसेंटा फॉर हिस्टोपैथोलॉजी टू रूल आउट एन इन्फाक्ट, एंड उसके जेनेटिक एग्जामिनेशन भी होगा. न्यूरो प्रोटेक्शन, न्यूरो प्रोटेक्शन इज़ रिकमेंडेड लेस देन. कब तक देते हैं न्यूरो प्रोटेक्शन गर्ल्स? मैग्नीशियम सल्फेट आपने कब तक देनी होती है? up to 34 weeks. अप टू 30. ठीक हो गया. यू कैन गिव 28 to 30. हाँ, यू कैन गिव न्यूरो प्रोटेक्शन आल्सो. ठीक है, न्यूरो प्रोटेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट फॉर न्यूरो प्रोटेक्शन. ये मैं लिख रही हूँ, पॉइंट मिस हो गया था. इसके बाद आपने उसको डिलीवर किया. पोस्टनेटल एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड आल्सो द बेबी फॉर कार्डियक, न्यूरोलॉजिकल, GIT एंड रीनल एबनॉर्मलिटीज़. थायराइड फंक्शन टेस्ट ऑफ द बेबी ऑफ द कॉर्ड एंड द बेबी एट 10th पोस्टनेटल डे. ठीक हो गया. बाद में आप PIH की BP मॉनिटरिंग, जो उसे मसले थे वो ऐड करते रहें. BP मॉनिटरिंग, PIH प्रोफाइल विद इन 48 आवर्स, देन कॉन्ट्रासेप्शन. ओके, एनी क्वेश्चन? रिकॉर्डिंग नहीं लगाई. अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर हाई रिस्क फॉर FGR. किस में करते हैं? जिनमें एक हाई रिस्क फैक्टर हो या 2 मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स हों. हाई रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए कि ब्लीडिंग हुई हो बहुत ज़्यादा, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी हो गई है,
और प्रीवियस टिल बर्थ है, पैप ए लेस देन 0.4 मिलीमोल, या एस्टिमेटेड फीटल वेट लेस देन 10 सेंटाइल, इकोजेनिक बावल, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, ये हाई रिस्क फैक्टर हैं। इनमें से एक भी है तो आप उसको यूट्राइन आर्टरी डॉपलर 20 से 24 वीक्स पे बताएंगे कि करवाना है, ठीक है। अब आपने यूट्राइन आर्टरी डॉपलर में क्या देखना होता है, यूट्राइन आर्टरी डॉपलर में आपने दो चीज़ें देखनी है, एक नॉचिंग या फिर रेज्ड पीआई, ठीक है। रेज्ड पीआई इज अबनॉर्मल एंड नोचिंग इज आल्सो एबनॉर्मल। नॉर्मली जो उसका पीआई है इट शुड बी लेस देन 95th परसेंटाइल, ओके। रेज्ड पीआई इज एबनॉर्मल मोर देन, मेरा ख्याल पहले मैंने उलट बता दिया था, रेज्ड पीआई मोर देन 95th सेंटाइल इज एबनॉर्मल एंड नॉचिंग इज आल्सो एबनॉर्मल। इन दोनों में से एक चीज़ आ जाती है तो आपका मतलब है कि अगर आप फर्ज करें पीआई 96 सेंटाइल आ रहा है, इट्स एबनॉर्मल, देन यू विल सी एस्टिमेटेड फिटल वेट, आप उसका देखेंगे कि वो नॉर्मल है या नहीं, देन अकॉर्डिंगली आप उसको सर्विलियंस बताएंगे। फ़र्ज़ करें यूट्राइन आर्टरी डॉपलर नॉर्मल है एंड एस्टिमेटेड फिटल वेट भी मोर देन 10 है, तो आप उसको बताएंगे कि 32 वीक से आपके 2 to 4 वीकली स्कैन होंगे, ठीक है। अगर तो आपकी दोनों में से एक चीज़ एबनॉर्मल है, या यूट्राइन आर्टरी डॉपलर या फिर एस्टिमेटेड फीटल वेट लेस देन 10, ठीक है, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल, देन 28 वीक से आप स्कैन स्टार्ट कर देंगे 2 to 4 वीकली। अब दोनों चीज़ें एबनॉर्मल आ गई, यूट्राइन आर्टरी पे डॉपलर पे नॉचिंग आ गई और पीआई भी उसका 95 से ज़्यादा आ गया, एस्टिमेटेड फीटल वेट लेस देन 10, यू विल रेफर द पेशेंट टू फीटल मेडिसिन। दिस वाज ऑल अबाउट यूट्राइन आर्टरी डॉपलर। नेक्स्ट इज अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर। So, what is uterine artery Doppler? Uterine artery Doppler is used to find out the placental etiology of FGR. ठीक है, it is done for as a screening test in high risk pregnancy. ठीक हो गया। जो अल्टीमेट गोल्ड स्टैंडर्ड है वो हमारे पास अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर है। तो अनदर डॉपलर इज अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर। अम्बिलिकल आर्टरी जो है हमारे पास दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू प्लेसेंटा। अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर शोज प्लेसेंटल फंक्शन। हम इसकी 4 साइट्स होती हैं जहाँ पे डॉपलर करते हैं, 4 में से एक प्रेफर्ड है विच इज़ फ्री लूप साइट, जहाँ पे फ्री लूप्स होती हैं वहाँ पे, या फिर फीटल एंड पे करते हैं, ठीक हो गया। अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर में जो चेंजेस आती हैं वो ये है, उसका सीक्वेंस मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर में सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों फॉरवर्ड फ्लो होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास डायस्टोलिक फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट चेंज क्या होगी, डायस्टोलिक फ्लो डिक्रीज हो गया, विच मीन्स SD रेशियो और PI इज़ मोर देन 95th सेंटाइल। ये फर्स्ट चेंज है अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर में। जब ये चेंज आ जाए इट मीन्स कि 30 to 50% प्लेसेंटल डिसफंक्शन हो गया। नेक्स्ट चेंज इज एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो, यानी कि एब्सेंट हो जाता है फ्लो, पहले डिक्रीज हुआ अब एब्सेंट हो गया। जब ये चेंज आ जाए तो 50 to 70% प्लेसेंटल डिसफंक्शन हो गया। इन द एंड हो जाता है रिवर्स। जब रिवर्स हो जाए तो 70 to 90% आपका फंक्शन ख़त्म हो गया, डिसफंक्शन हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट डॉपलर विच इज़ मिडल सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर। उसमें वो आप 32 वीक्स के बाद करते हैं और ये नॉर्मली ब्रेन स्पीयरिंग इफेक्ट देखने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं, क्रोनिक हाइपोक्सिया को देखने के लिए, ठीक है। मिडल सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर आप नॉर्मली डायग्नोसिस के लिए करते हैं, मॉनिटरिंग के लिए नहीं कर रहे। आपको सस्पेक्शन है कि आपका पेशेंट FGR है, आपने फंडल हाइट चेक की है, वो 3 सेंटीमीटर या 3 वीक्स का डिफरेंस आ रहा है, आपने अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर किया वो नॉर्मल आ गया, उस पर आपका FGR नहीं आया, लेकिन पेशेंट SGA है, ठीक है। 3 वीक्स का डिफरेंस आ जाए इट इज़ SGA, लेकिन SGA है, FGR नहीं डायग्नोज हो गया, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर नॉर्मल है, फिर भी आप मिडल सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर करेंगे। क्यों, इसलिए मैडम के बाज़ औक़ात ब्रेन स्पीयरिंग इफेक्ट अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर की चेंजेस से पहले आ जाता है, जो कि शो करता है कि वो FGR की तरफ जा सकता है, इंक्रीज रिस्क है। सो आपको ये पूछेंगे क्वेश्चन कि वाई यू आर डूइंग मिडल सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर इन अ पेशेंट विद नॉर्मल अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर, मैडम फीटल्स कैन हैव एबनॉर्मल मिडल सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर बिकॉज ऑफ redistribution of cerebral blood flow can occur earlier than umbilical artery Doppler changes.
and middle cerebral artery Doppler will decide my surveillance by umbilical artery Doppler. It will not affect the decision for termination of pregnancy, which will be decided by umbilical artery Doppler. Am I clear? इसकी PI की normal value more than 5th centile, SD is more than 5th centile. अगर ये less than 5th centile दोनों आ रहे हैं then it is abnormal. अब हम आ गए डक्टस वेनोसिस डॉपलर की तरफ. अब डक्टस वेनोसिस डॉपलर क्या है? ये प्री टर्म FGR के लिए यूज़ होता है. व्हाट इज़ FGR बाय द वे? व्हाट इज़ FGR? डेफिनेशन ऑफ FGR जी, एनीवन प्लीज़ जल्दी से. अभी मैंने पूरा टॉपिक एस्टिमेटेड फीटल वेट जो होता है वो लेस देन 10 सेंटाइल हो और अम्बिलिकल आर्टरी एब्नॉर्मलिटीज भी आए तो फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन कहेंगे. और अगर ये अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर नॉर्मल हो तो फिर तो नहीं कहेंगे ना मैम. फिर क्या कहेंगे? SGA. ठीक है, फिर SGA ठीक है. तो अब हाँ म्यूट कर लें. तो अब डक्टस वेनोसिस डॉपलर हम कब यूज़ करते हैं? प्री टर्म FGR. प्री टर्म मीन्स लेस देन 34 वीक्स तक आप यूज़ कर सकते हैं जब एबनॉर्मल एम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर आ गया. एबनॉर्मल आ गया है लेस देन 34 वीक्स पे. आपको अभी मैंने टेबल बताया कि डक्टस वेनोसिस और हम डॉपलर करेंगे. ठीक है. अच्छा, उसमें आपने 3 वेव्स देखनी है. 3 वेव्स होती हैं. हमने ए वेव पे फोकस करना है जो कि मोस्ट सेंसिटिव है. जैसे ही ए वेव एब्सेंट होगी देन यू विल डिलीवर द बेबी. ओके, सो इट इज़ यूज्ड फॉर अर्ली ऑनसेट FGR टू डिसाइड द टाइम ऑफ डिलीवरी. समझ आ गई? ओनली इन अर्ली, नॉट लेट. डक्टस वेनोसिस डॉपलर इज यूज्ड इन अर्ली ऑनसेट FGR टू डिसाइड द टाइम ऑफ डिलीवरी. And whenever A wave is absent in ductus venosus Doppler, you will deliver the baby. Ji girls, any question?